सुनना चाहेंगे? आप क्या सुनाना चाहेंगे? आज एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आज वाकई एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। अरे यार, ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कमजोर हूं। शेरनी जब रोती है ना, तो पूरे मोहल्ले को ही नहीं, पूरे विश्व पे एक आगाज सा फैल जाता है, एक आग फैल जाती है जो आज फैल चुकी है। छह महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया प्रीवियस कंपनी में, जो कि हम थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी में। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था कि शिवकांत सर की 12 साल की मेहनत, खून पसीना एक कर सबके सपने पूरे करने के लिए अपने आप को जो झंझोरा था, और फिर एक फैसला लेना कि अब वो वेस्टीज में काम करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर गृहिणी, हर पत्नी, हर महिला पुरुषों को रोकती है, मैंने भी वही किया। लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मैंने देर कर दी, मैंने वाकई देर कर दी। आज आप सबका प्यार पाकर वाकई समझ आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं। पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आते हैं, हम यहाँ मोहब्बत कमाने आते हैं, जो आज मुझे एहसास हुआ। पैसा तो शिवकांत सर कमा ही चुके थे, और उस कंपनी को मैंने अपना वो समय दिया था, प्रीवियस कंपनी को अपने मातृत्व का वो समय, जब शिवाय मेरे गर्भ में थे। मैंने पूरे 9 महीने विदाउट एनी रेस्ट फील्ड में मीटिंग्स देकर काम किया था, ताकि मैं चाहती थी कि वो गर्भ में समझे कि वो एक नेटवर्कर की औलाद है। जब उसका जन्म हुआ तो मैं बेहद खुश थी कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज एक कोहिनूर मिला है। लेकिन अब मैं समझती हूं कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उनका एक और बेटा राजा मिला है। उनके जन्म के बाद मैं मात्र 10 दिन शिवाय के साथ थी, क्योंकि अगेन मेरे कमिटमेंट्स थे। हमेशा ये सोचती थी कि मेरे बच्चे के पास वो सब है जो एक शिशु के पास होना चाहिए, देखभाल करने वाले, तमाम चीजें, तमाम फैसिलिटीज। बट द क्वेश्चन वाज, जो मेरी टीम थी और टीम में जो मेरी महिलाएं थी, जो मेरा परिवार था, उनके बच्चों का क्या, उनकी सुख सुविधाओं का क्या। मैं उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन ये सोचती थी कि आज एक मीटिंग पर तो चलते, एक और सेमिनार आज करते हैं, एक और IAS आज करते हैं प्रीवियस कंपनी में। परंतु जब शिवकांत सर ने ये निर्णय लिया कि उनको वेस्टीज में काम करना है, माफी चाहूंगी, वेस्टीज में नहीं, SP भारिल सर के साथ काम करना है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और SP भारिल सर से नाता मेरा पिछला 6 महीने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2018 में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम सर से एयरपोर्ट पर मिले थे, और आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम दिल्ली टू रांची ट्रैवल कर रहे थे और सर सेम फ्लाइट में थे, और हम लोग वेट कर रहे थे बोर्डिंग के लिए।
इच्छा बहुत थी कि उनके पास जाए बात करें, पर हम उस वक्त दूसरी कंपनी में थे। हमें लगा पता नहीं ये सही होगा, सर किस तरह इस बात को लेंगे। हम तो छोटे मोटे लीडर हैं, वो तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। हम दोनों हिम्मत करके सर के पास गए। उन्होंने वो 2 लाइनें जो कही थी वो मेरे जहन में इस कदर बैठ गई है, मैं आपको बताती हूँ। ही सेड, तकरार कंपनीज में होनी चाहिए, हम लीडर्स में नहीं। So, 2018 की बात, शायद शिवकांत सर बताएंगे कि इन शब्दों ने हमें किस कदर घायल किया कि आज हम उनके परिवार का हिस्सा हैं, और मुझे बेहद खुशी है इस बात की। और मैंने सर से जब फर्स्ट फाइनल मीटिंग हुई थी, हम उनके घर गए थे, उन्होंने हमें न्योता दिया था। मैंने कहा था कि मैं वेस्टीज से नहीं सर, मैं आपसे जुड़ रही हूँ और आपसे ही जुड़े रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सर हमेशा आप सबसे कहते हैं कि भैया कहें, और आप सब उनको भैया कहते हैं, बट मैं पता नहीं मेरी जबान से निकल नहीं पाता ये शब्द, क्योंकि मैं उनको सिर्फ अपना पिता मानना चाहती हूँ। कहा था ना, जब मैं रोऊं तो समझना शेरनी रो रही है, तो मैं कमजोर होकर नहीं, ये तमाम वो ताकत है, वो शक्ति है जो आज इस आंसू के रूप में बह रहे हैं। पिछले 6 महीने की जो कश्मकश में मैं थी कि क्या ये निर्णय सही था, क्या शिवकांत सर सही थे, क्योंकि जब उन्होंने कंपनी क्विट की, सारा का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया गया था। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि कहा गया था, पत्नी बनी पतन का कारण, जब उन्होंने कंपनी क्विट की थी। शायद अब लोगों की सोच बदले कि एक हीरो को जीरो से वो बेशक आए, लेकिन उस जीरो से आज वापस वो हीरो बन चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ है बताने को, बट मैं चाहूंगी आप सब दिल्ली आए और हमारी इस जर्नी को और बेहतर तरीके से समझें। अब मैं चाहूंगी कि शिवकांत सर आप सबसे बताएं अपनी स्टोरी। और प्रीवियस कंपनी में मैं हमेशा कहती थी कि शिवकांत सर जितने सीधे हैं उतनी मैं टेढ़ी हूं, शिवकांत सर जितने भोले हैं उतनी मैं चंड हूं। सो यस, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मुझे प्राउड होता है मेरी वाइफ पे कि जब ये स्टेज पर आती हैं तो मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कितने कम शब्दों में इन्होंने बहुत कम बोला है, क्योंकि जब ये स्टेज पे माइक लेके दहाड़ती हैं तो 3-3 दिन के वर्कशॉप में मैं लेकर के गया था, तो मुझे उस दिन ये तसल्ली हुई कि ये भी अगर हमें कोई 3 डेज का वर्कशॉप भी करना हो तो हम दोनों संभाल सकते हैं। प्रीवियस कंपनी में महिलाओं को लेकर के इतना सम्मान नहीं था, कभी स्टेज पर रिकॉग्निशन के लिए महिलाओं को ऐसे स्टेज पर बुलाना और उसको उस लेवल का अधिकार देना नहीं था। दीप शिखारी जब फर्स्ट टाइम, ये 2019 की बात, हम सर से मिले थे बिफोर मैरिज और मैंने इंट्रो कराया था प्रीवियस कंपनी के एमडी से, सर मैं शादी करने जा रहा हूँ, और दीप शिखा जी से भी मिलाया था। और इनकी जब एंट्री हुई थी प्रीवियस कंपनी में, तो उस समय से लेकर के हम जब आफ्टर मैरिज 2 साल जो निकाले हैं उस कंपनी में, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागृत किया
और इनको विमेन एम्पावरमेंट का नेशनल हेड बना दिया गया था उस कंपनी के अंदर में। इनको सब गुरु माँ के नाम से जानते थे और 12 साल 13 साल जो मैंने उस कंपनी में दिया तो मुझे बिजनेस मास्टर, कैलकुलेशन मास्टर, एजुकेशन मास्टर के नाम से जाने थे। पैरों को हाथ लगाते थे सभी लोग जब हमसे मिलते थे। सेल्फी के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। और जब कंपनी क्विट की तो वही गुरु माँ और वही सबके मसीहा आप समझ सकते हैं क्या बन गए होंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि सही में मैं ब्रांड तब बना जब मैंने कंपनी को क्विट किया। मुझे अपनी वैल्यू ही पता तब लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद इस कंपनी में मेरी टीम के लोग या उस कंपनी के लोग ही मुझे जानते होंगे, लेकिन जब कंपनी को क्विट किया तो उसके बाद जो मेरे पोस्टर पर रेड क्रॉस मारा गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कंपनी छोड़ने पर इतनी तबाही मची हुई है। तो उसमें अपनी वैल्यू समझी और मुझे ये प्राउड हुआ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों 2016-17 में मैं कंपनी में नंबर 1 पे रहा, टॉप 5 में मैं हमेशा से रहा। उस कंपनी में सोच को बड़ा करने की बहुत कोशिश की। फर्स्ट 2015 में मैंने ऑडी कार 50 लाख की ली थी उस समय पर। उसके बाद 8 महीने के बाद 1 करोड़ की जैगवार ली थी। मुझे वहां पर बधाइयां नहीं मिली थी, वहां मुझे झटके मिले थे कि ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि ये ले रहा अब हमको भी लेनी पड़ेगी। ये लोगों की सोच थी, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की ये सोच थी कि टॉप लीडर के पास एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए और वहां के कुछ टॉप लीडर्स ने फॉर्च्यूनर बुक भी करवा दी थी और मैं ऑडी ले आया। और यहां तक कि जब मैंने जैगवार लेने की बात की तो मुझे मना किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्यों मना किया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि शायद दूसरे लोग, मुझे याद आती है बाली सर की बात, सोचने की हिम्मत तो करो, वो सोचने की हिम्मत नहीं थी। पिछले 4 साल से मैं ये देख रहा था कि आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आया कि 12 साल बाद ही तेरे को पता लगा। पूछेंगे ना लोग तो कि तो तुम जब कंपनी में कैलकुलेशन मास्टर थे, एजुकेशन मास्टर थे, तो तेरे को अब समझ में आया कि ये कमियां थी। तो दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ढूंढ कर नहीं आता कि किस माँ की कोख से जन्म लेना, उसको उसकी माँ ही अच्छी लगती है। क्योंकि मेरी जो जर्नी है, बचपन से मैंने अमीरी गरीबी दोनों लाइफ को बहुत जिया है। पैदा हुआ था तो मैं रईस था, पापा की 6 दुकानें थी और खूब पैसे थे। हम डरते थे कि अभी महीने एंड होता था तो पैसे गिनने पड़ेंगे, हमें बिठा देते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो इतनी गरीबी देखी कि सुबह नाश्ता करने के लिए भी मम्मी बोलती थी कि तेरे पापा 40 रुपए लेकर के आएंगे, आटा आएगा तो रोटी बनेगी। और फ्री के स्कूल में मुझे पढ़ाया। नंबर 1 में 99% मार्क्स मुझे लेना पसंद नहीं था, मैं 100% मार्क्स लेता था। लेकिन उस दरिद्रता गरीबी के कारण मेरा मन उठ गया, क्योंकि स्कूल में नंबर 1 होने के बाद भी मुझे स्कूल से टीचर्स ने जेलस करके कि ये बच्चा हरियाणा में जन्म लिया हुआ है, पंजाब में आकर के पढ़ रहा और ये टॉपर है, और हम ट्यूशन जिनको पढ़ा रहे हैं वो इनसे नीचे हैं। तो उनको मौका मिला। एग्जामिनेशन फीस 135 रुपए उन्होंने कहा कि आपको भरनी पड़ेगी, भले आपकी स्कूल फीस माफ है। और मुझे याद है 135 रुपए में 10 दिन में जोड़ नहीं पाया था, उधार मांग मांग के भी, और स्कूल के एग्जाम से मुझे उठा दिया गया। और एक वर्ड बोला, जब 135 रुपए की तेरी औकात नहीं है तो स्कूल में आने की क्या जरूरत है। उस समय मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था। मैं समझ गया था कि दुनिया में अगर आपके पास पैसा है तो आपकी पहुंच है, आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बीज डला था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन क्या करना है वो समझ नहीं आया। तो मैंने 9 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया। कंप्यूटर सेंटर कहने में आता था, लेकिन लोन लेकर के PMRY से 9 साल
2-3 कंप्यूटर पर घर पे ही रख करके और वहीं ट्यूशन की तरह पढ़ा करके मैंने घर चलाया। मैं 12-13 साल की एज में घर चलाने लग गया था, फैमिली की सारी जिम्मेवारी संभाल ली थी। लेकिन उस 9 साल में एक चीज सीखी कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप एक कोल्लू के बैल की तरह वहीं पर चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि मैंने 15 साल एक कमरे में बिताए। एक ही कमरा था, किराए का था, उसी में फैमिली रहती थी, उसी में मैं कंप्यूटर सिखाता था। वही बेडरूम था, वही कंप्यूटर सेंटर था। मुझे बाइक तक चलानी अभी तक भी नहीं आती, मुझे कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं आता। लेकिन सपने बड़े थे, घर वाले कहते थे कि बाइक तो सीख ले, नहीं तेरे को कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो उसी समय मैं बोलता था बाइक लेनी किसको है, मैं तो गाड़ी लेकर के आऊंगा। उन दिनों में जब 40 रुपए घर में आने की नौबत थी, उन दिनों में मेरे ये सपने थे। फिर घर से कमेंट आया कि गाड़ी भी तो सीखनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं ड्राइवर रखूंगा। उस सोच बड़ी होने के कारण समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र एक साधन है जो बिना पूंजी लगाए मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर के जा सकती है। और 2010 में मैंने फर्स्ट स्टेप रखा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उसमें नॉलेज नहीं थी कि इस कंपनी में काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं ना थी। मेरा फ्रेंड सर्कल 0। आप में से कुछ लोगों के बहाने होते हैं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, घर के लोग बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग को मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मेरा सर्कल ही 0 था। फैमिली के 4 लोगों के अलावा मेरा कोई सर्कल नहीं था। मुझे लोगों से बात नहीं करनी आती थी। लोग सोचते थे ये शायद इनका गूंगा ही पैदा हुआ है, ये पड़ोस में बात भी चलती थी। बहुत ही इंट्रोवर्टेड था, कमरे में बैठा रहता था, स्कूल और घर, इसके अलावा मैंने कभी लाइफ में अपने मेरा एक सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम जिसमें बोलना ही होता है और लोगों से मिलना ही होता है। वहां पर भी मैंने 1 साल तो ये सीखने में लगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, और अगले 3 साल में वहां के भी सारे रिकॉर्ड तोड़े और फर्स्ट ऑडी, फर्स्ट जैगवार और फर्स्ट लेवल पे टॉप पे मैं वहां पर पहुंचा और 20 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम पे मैं पहुंचा। अब सवाल सबका यही है, फिर क्या जरूरत पड़ गई कंपनी को छोड़ने की? जब लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, उसके बाद क्यों छोड़ा, क्यों क्विट किया? तो उसी समय ठान लिया कि वो मन से ही बताऊंगा मैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। इन 12 साल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहला वर्ड एक सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग माल बेचने का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। और प्रीवियस कंपनी में हमें यही सिखाया जाता था कि कनोपी लगा करके माल बेचना है। आफ्टर बिकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, 20 से 25 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी आपको रोड पे कनोपी लगा के बैठना है, तभी लोग आपको देख करके माल बेचेंगे। ये बहुत सारी कंपनी कर रही है आज के टाइम में मार्केट में, हमें सेल्समैन बना के छोड़ देती है, हमारी लग्जरी लाइफ को वो एक ऐसा बना देती है कि बस कैसे भी उनका माल बिकना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, कंपनी स्टार्टिंग में छोटी छोटी आती है, बहुत सारा प्रॉफिट दिखाती है। 40% हमें प्रॉफिट दिखाया गया था और 2017 में जब सारा कैलकुलेट किया तो 25% ही प्रॉफिट रह गया। समझ गए कि मैंने 2016 में जो टॉप पे आउट लिया था 2022 तक, 7 साल में वो आगे क्यों नहीं जा रहा, वो 20-25 के बीच में आकर के रुक क्यों गया है? जब मेरी टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई है, जब मेरी टीम 3 गुना बढ़ गई है, जब मैंने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन पे आउट 1% भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो भी छोड़ो, मैं सन्यासी आदमी था और मुझे 1 लाख रुपए में भी मैं सेटिस्फाई होने वाला व्यक्ति था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उस समय मैं मैरिड था और मुझे मेरे कोई खर्चे ही नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तब हुई जब लोगों के मुझे फोन आने शुरू हुए, सर बच्चे की फीस भरनी है, 10,000 रुपये उधार मिल सकते हैं क्या? और वो जो व्यक्ति मुझे फोन कर रहा था वो कंपनी के एक अच्छे लेवल पर है, अच्छे लेवल के लोग फोन कर रहे थे जहां पर कम से कम 50,000 से 1 लाख की इनकम होनी चाहिए। उस लेवल के लोग फोन करके मुझे 10-10 हजार रुपए के लिए फोन कर रहे थे। मैंने पूछा आपका लेवल क्या है? तो मेरा ये लेवल है, जो हमारे वेस्टीज के एक क्राउन लेवल के बराबर होता है। जब मैंने पूछा कितने साल हो गए तो कह रहे थे सर 5 साल। एक व्यक्ति को तो हम समझ सकते हैं कि उसने काम नहीं किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल लेना,
काम नहीं किया होगा। लेकिन ऐसे जब सैकड़ों केस आने लगे, मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे भी पे आउट आज कम से कम मैं ये डिजर्व करता था, उसमें मैं फील करता था कि कब मेरा पे आउट 1 CR का 1 मंथ का होगा। उस सोच के साथ मैं लगा हुआ था, लेकिन देखा कि नीचे के लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारी तो बात ही खत्म है। आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो पहले कुछ सिम्टम नजर आते हैं, फैन हिलेगा, टेबल हिलेगी, कुछ कुछ चीजें हिलने लगती। अब समझदार लोग क्या करते हैं कि भूकंप के झटके हमें बाहर निकल जाना चाहिए ग्राउंड में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी कौन सा छत गिर पड़ी है, अभी कौन सा पंखा सिर पे गिर पड़ा है, जब गिरेगा तब देखेंगे। यही सिम्टम्स मैं समझ गया था कि ऐसी जो कंपनियां होती हैं मार्केट में, इनका फ्यूचर आने वाले समय में कुछ भी नहीं है। और 2018 में 17 में मैंने पहली बारी वेस्टीज को सुना, और वो भी सुना प्रीवियस कंपनी के ही टॉप 10 लीडर्स से, क्योंकि हर कंपनी वेस्टीज की ही चीजों को कॉपी करती। जब हम टॉप 10 मीटिंग में बैठते थे तो कंपनी के एमडी से ये सुनते थे कि वेस्टीज में देखो क्या चल रहा है, अभी वेस्टीज में भी क्या प्लानिंग चल रही है। मैं समझ गया कि कुछ तो है वेस्टीज, और उसमें सिखाया जाता था कि अपनी कंपनी के अलावा कुछ देखना नहीं है, तो देखा भी नहीं। लेकिन जब ये सारी प्रेसें आनी आई तो 2021 में फर्स्ट टाइम मैंने वेस्टीज का R&D करना स्टार्ट किया, पूरे 1 साल, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना था। मैं जो ट्रेनिंग देता था, मैं यहाँ के लीडर्स को सुनकर, भारिल सर को सुन करके, बाली सर को सुन करके मैं सीखता था और वो ट्रेनिंग वहां देता था। लेकिन वहां बता नहीं सकता था कि मैं किसको सुन करके आप लोगों को सिखा रहा हूं। सपना था काश मुझे ऐसे अपलाइन मिले होते और ऐसे एमडी मिले होते तो आज मेरी लाइफ क्या होती। लेकिन काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं हमेशा मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में गौतम बाली सर को देखने लग गया था और मेंटोर के रूप में श्री भारिल सर को देखना स्टार्ट कर दिया था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब हुआ जब सर मुझे, हम दोनों को एयरपोर्ट पे मिले और सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सारे झगड़े, फालतू की बातें ये एमडीओ की होती हैं। हम लोग एक इंडस्ट्री के हैं और लीडर हमेशा लीडर की रिस्पेक्ट करता है, लीडर की इज्जत करता है। हम लोग हैं तो ये इंडस्ट्री है। वो सुन करके सर के साथ आए और विनिंग टीम में मैंने एक ही R&D किया, क्योंकि वेस्टीज में आने के बाद भी सवाल उठता है, इतना बड़ा साम्राज्य है। मुझे नेगेटिव भी किया गया था प्रीवियस कंपनी की मैनेजमेंट से कि वेस्टीज एक समुंदर है और उस समुंदर में तुम किस किनारे पर पड़े रहोगे तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, वहां तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, यहां पर एक से एक बड़े के दिग्गज हैं।